और बेच स्ट्रॉबेरी। अब तुम्हें समझ आएगा बेटा, अगर मुझे स्ट्रॉबेरी बेची होती तो तुम्हें कुछ न कुछ तो पैसे मिले होते। घर आने के बाद किशन और सविता सारी बातें दादाजी को बताते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम दोनों मेरे साथ चलो, हम साथ जाकर स्ट्रॉबेरी का बगाना देख कर आते हैं। दादाजी, उधर जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सब पौधे खत्म हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन फिर भी मुझे देखना है। चलो हम अभी बगाने की ओर चलते हैं। दादाजी को लेकर किशन और सविता बागान में जाते हैं। पौधों को देख दादाजी, अरे यहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। सब स्ट्रॉबेरी के पौधे खत्म हो चुके हैं और स्ट्रॉबेरी भी काली पड़ चुकी है। इस पर जरूर कुछ जहरीले औषधियों का छिड़काव किया गया है। लेकिन दादाजी, हम तो बगान में कभी किसी औषधियों का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, लेकिन ये हुआ है बेटा, ये मेरा तजुर्बा कह रहा है। यहाँ जरूर किसी ने जहरीली औषधियाँ छिड़काई है। किशन और दादाजी दोनों बागान में घूम रहे थे। तभी किशन की नजर एक छोटे से स्ट्रॉबेरी के पौधे पर पड़ जाती है। वो पौधा बिल्कुल हरा था। उसे देख किशन, दादाजी यहाँ आइए, ये देखिए, ये पौधा तो अभी भी बिल्कुल हरा है और उसे छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी भी है, बिल्कुल जला नहीं है। मैं अभी पानी लाकर इसे डालता हूँ। किशन बेटे, तुम एक काम करो, इस पौधे के साथ साथ सारे पौधों को भी पानी डालकर देखो, शायद कुछ बन पाए। सारे स्ट्रॉबेरी के पौधों को पानी डालकर अब तीनों घर चले जाते हैं। दूसरे दिन हमेशा की तरह सविता और किशन बागान को देखने के लिए आते हैं, तो देखते ही रह जाते हैं क्योंकि पूरे स्ट्रॉबेरी के पौधे अब फिर से हरे भरे हो चुके थे और पौधों को लाल लाल स्ट्रॉबेरी भी लग चुकी थी। ये देख सविता, अरे ये कैसा चमत्कार है, सारे पौधों को फिर से स्ट्रॉबेरी लगी है और वो भी पहले से कई ज्यादा लगी है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन परसों मैंने एक छोटा सा स्ट्रॉबेरी का पौधा देखा था जो बिल्कुल हरा भरा था। कहीं वो कोई जादुई पौधा तो नहीं था? हाँ, मुझे लगता है वो कोई जादुई पौधा होगा, तभी तो हमारे सारे पौधे हरे हो गए हैं और स्ट्रॉबेरी भी लाल हो चुकी है। किशन को सविता की सारी बातें सच लगने लगती है। अब किशन गांव में जाकर मजदूर लेकर आता है और सारी स्ट्रॉबेरी तोड़ने लगता है। तभी एक आवाज आने लगती है, किशन, किशन। किशन और सविता इधर उधर देखने लगते हैं क्योंकि ये आवाज सिर्फ उन दोनों को ही आ रही थी, तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं। और किशन, कौन कौन बोल रहा है? घबराओ मत, मैं वही स्ट्रॉबेरी का पौधा हूँ जो तुमने कल देखा था। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा है और कई गांव के बेरोजगार लोगों को तुमने रोजगार दिलवाया है, अच्छी राह पर लाया है। तभी तो तुम्हारे सारे स्ट्रॉबेरी के पौधे तुम्हें वापस मिल गए हैं। तुम जब जब स्ट्रॉबेरी तोड़ोगे तो इन पौधों को वापस उतनी ही स्ट्रॉबेरी आ जाएगी। लेकिन अगर किसी ने फिर से इस पर जहरीली औषधियों का इस्तेमाल किया तो क्या होगा? तुम चिंता मत करो, अब ये नामुमकिन है क्योंकि जो भी हमें नष्ट करने आएगा वो इस बगान के बाहर ही नहीं जा पाएगा, यही घूमता रह जाएगा। किशन जादुई स्ट्रॉबेरी की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सारी स्ट्रॉबेरी बॉक्स में भरवाने का काम शुरू करता है और शहर में लेकर चला जाता है। ये सब देखकर सुंदर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सुंदर बड़े ही अचरज में पड़ जाता है। अब वो अगली रात फिर से अकेले बागान में आ जाता है। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है भला? पौधे फिर से हरे कैसे हो गए? मैंने तो इन पर जहरीली औषधियों का इस्तेमाल किया था। एक पौधा भी बचना मुमकिन नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि कि इसकी आगे की फसल भी अच्छी नहीं आनी चाहिए थी। ऐसा कहकर सुंदर फिर से पौधों के ऊपर जहरीली दवाइयाँ डालने लगता है। दवाइयाँ डालकर सुंदर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो वहाँ से निकल ही नहीं पाता। वो वहीं पर घूमते रह जाता है। जब किशन अपने सारे स्ट्रॉबेरी बेचकर दूसरे दिन सुबह घर लौट रहा था, तो देखता है कि सुंदर उसके बागान में घूम घूम कर नीचे गिर गया है। अब किशन को सारी बात समझ में आ जाती है। उसकी फसल बर्बाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि सुंदर ही है। किशन सुंदर के पास जाता है, तभी सुंदर को होश आ जाता है और होश आते ही सुंदर, किशन, तुम्हारे बगान में ऐसा क्या है भाई कि मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ? मुझे माफ कर दो,
मैंने ही तुम्हारे बागान को खराब कर दिया था। अब मैं कभी तुम्हारे स्ट्रॉबेरी के बागान की ओर नहीं देखूंगा। मुझे माफ कर दो। किशन से माफी मांगने के बाद ही सुंदर बागान से बाहर निकल पाता है। सुंदर डर के मारे भागते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर किशन खुश होकर घर जाता है और हंस हंस कर सारी बातें दादाजी को और सविता को बताता है। सहारनपुर नाम के गांव में विकास अपनी पत्नी शोभा के साथ रहता था। वो बहुत ही ज्यादा धनवान था। उसे रतन नाम का एक बेटा था। उनके घर के पास ही एक राधा नाम की औरत अपने पोते चिराग के साथ रहती थी। चिराग के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे, इसीलिए चिराग अपनी दादी के साथ ही रहता था। राधा लोगों के घर के काम करती थी। गरीब होने के बावजूद राधा ने चिराग को अच्छे स्कूल में डाला था। चिराग और रतन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उन दोनों की उम्र भी एक ही थी, इसी कारण वो दोनों एक साथ ही खेलते थे। लेकिन दोनों बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, ये विकास को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन विकास रतन से, बेटा, तुम्हें खेलने के लिए अपना घर खिलौनों से भरा हुआ है। तुम यहाँ आराम से खेल सकते हो, तो फिर तुम उस चिराग के साथ क्यों खेलते हो? पिताजी, आप तो जानते हो चिराग मेरा अच्छा दोस्त है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी दादी लोगों के यहाँ घर काम करती है, तो तुम उसके साथ क्यों खेलते हो? उसने तुम्हारे कीमती खिलौनों से खेलने के लिए और चुराने के लिए तुमसे दोस्ती की है। तुम्हारा उसके साथ खेलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने अगर दोबारा तुम्हें उसके साथ खेलते हुए देखा तो याद रखना, तुम्हारी खैर नहीं। रतन रोते हुए अपनी माँ शोभा के पास चला जाता है। तभी शोभा रतन से, अरे बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए? पापा तुम्हारे लिए